नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे कि जमानत और उसके प्रावधान कानून में क्या है मात्र 5 मिनट में। दोस्तों, यदि हम कानून को देखें तो वहाँ पर 2 तरह के अपराध जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। एक तो है जमानती और दूसरे हैं अजमानती। जमानती मामले वो हैं जहाँ पर पुलिस भी जो है थाने पर बेल ले सकती है और एक मुचलका भराकर आपको छोड़ सकती है, जिस कंडीशन में आपको जब आप कोर्ट में मूव करते हैं तो कोई नई बेल पेश नहीं करनी होती है। उसी बेल को कंटिन्यूएशन ऑफ बेल माना जा सकता है और अगर बेल लगाते भी हैं तो वहाँ पर कोई आर्गूमेंट नहीं करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जमानत प्राप्त करना आपका एक वैधानिक अधिकार है। पर जो मामले जो गैर जमानती हैं, जहाँ पर मजिस्ट्रेट का या सेशन जज का या हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ये डिस्क्रिशन है कि बेल देनी है या नहीं देनी है, उन्हें जानना भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आप नोट कर लें, सेक्शन 437 सीआरपीसी। सेक्शन 437 सीआरपीसी ये स्पेसिफिक करता है कि यदि किसी मामले में जो कि नॉन अवेलेबल है, गैर जमानती है, उसमें आपको गिरफ्तार किया गया है या आप अपने आप को सरेंडर करते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट आपको बेल देगा। पर यदि वो अपराध किसी आजीवन कारावास से या सजाए मौत से दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर्सपेक्टिव में आपकी बेल कंसिडर नहीं की जाएगी। इसके अलावा यदि आप महिला हैं या आप वृद्ध हैं या आप बीमार हैं या आप बच्चे हैं तो वहाँ पर कुछ मात्रा में कंसेशन आपको मिल सकता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लीगल पर्सपेक्टिव है। ऐसे बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको झूठा लिप्त किया गया है और आपके विरुद्ध दर्ज धाराओं में केस क्यों नहीं बन पाता है। यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि आपने अपराध किया है, आपके पास बेटर डिफेंस नहीं है या डिस्क्रिशन आपके पक्ष में नहीं है, तो वहाँ पर आपकी बेल की अर्जी खारिज होगी। परंतु ऐसी अर्जी को स्वीकार करते हुए कोई कंडीशंस या कोई सिक्योरिटी के ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। दूसरी बात 439 सीआरपीसी की मैं करता हूँ। यदि आप कस्टडी में हैं और आपकी बेल मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी है तो वहाँ पर आपका एक अधिकार है कि आप सेशन जज या हाई कोर्ट के पास जाकर बेल एप्लीकेशन को मूव करें। वहाँ पर आपको कोर्ट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि किस तरह से गलत डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए मजिस्ट्रेट ने उनकी बेल खारिज करी और अब यहाँ ऐसे क्या ग्राउंड्स बनते हैं कि उन्हें बेल जो है वो दी जाए। यदि आपके तर्कों में कोई वजन है, कोई दम है, आप कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं तो वहाँ पर आपको इजीली जो है वो बेल मिल जाएगी। दोस्तों, इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, क्योंकि हमने जो 2 केस डिस्कस करे, सेक्शन 437 सीआरपीसी का और सेक्शन 439 सीआरपीसी का, वहाँ पर अक्यूज जो है वो कस्टडी में होना चाहिए या जुडिशियल कस्टडी में होना चाहिए, जबकि 438 सीआरपीसी में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसे हम एडवांस बेल या एंटिसिपेटरी बेल के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी मामले में आपका नाम आ गया है और आपको लगता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो वहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए आप सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी के लिए मूव कर सकते हैं। आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि मामला झूठा कैसे है और किस तरह से आप निर्दोष हैं और आपको झूठा जो है वो लिप्त किया जा रहा है। यदि आपके तर्कों में दम है, आप कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं, तो वहां पर कोर्ट आईए को डायरेक्ट कर सकती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको गिरफ्तार ना किया जाए। पर ऐसी बेल ग्रांट करते हुए कोर्ट जो है कंडीशन इंपोज कर सकती है। किसी भी बेल में इंपोज की कंडीशंस को यदि आप वायलेट करते हैं, उसे इन्फ्रिंग करते हैं, तो वहां पर कंसर्न्ड विक्टिम या कंसर्न प्रोसिक्यूटर के पास अधिकार है कि उस बेल को जो है वो कैंसिल भी करा ले। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि बेल की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या हैं और बेल का दुरुपयोग करने पर क्या परिणाम हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। जल्दी मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।